हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर। आप लोगों की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? खास तौर से अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेरा काम है। तो मैं आप लोगों को वीडियो की हेल्प से समझाती रहूंगी। फिलहाल आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ जो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि न्यूमेरिकल तो हम समझ गए, लेकिन कई बार हमें न्यूमेरिकल में हाइपोथेसिस लिखनी होती है, क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यूज दी होती हैं, उनको कैसे यूज करना है और क्या करना है। हालांकि अगर आपने मेरी सीरीज पूरी देखी है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, उसकी हेल्प से आप अपने एमपीसी 6 को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स में यूज किया है कि हाइपोथेसिस लिखते हुए क्वेश्चन के साथ हम कैसे चलेंगे और लास्ट में किस तरह से क्रिटिकल वैल्यूज का यूज करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, एक तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल का फ्रंट एंड और बैक एंड समझाऊंगी। न्यूमेरिकल तो बीच में आप कर ही लेंगे क्योंकि वो तो आप पूरा प्रोसेस समझ के जाएंगे, लेकिन ये काम ऐसा है जो आपको हर न्यूमेरिकल में सेम करना है। जहां पर भी आपको क्रिटिकल वैल्यूज का यूज करना है, हाइपोथेसिस लिखनी है, वहां एक जैसा ही काम करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों को ये लग रहा है कि हम क्या लैंग्वेज यूज करें हाइपोथेसिस लिखने में, कैसे क्रिटिकल वैल्यूज का यूज करें। तो बिना किसी डिले के मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्विक एक्सप्लेनेशन रहेगा, यहाँ कुछ भी लंबी बात हम नहीं करेंगे। पहले तो हम इस किसी भी न्यूमेरिकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने आपके सामने 3 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है राइटिंग हाइपोथेसिस। इसको नोट भी करते चलिएगा, वैसे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको इनफ मिलेगा, फिर भी नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने सभी ने फॉर्मूले भी नोट किए हैं तो एक जगह पर सही रहता है, लिखा रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटिंग हाइपोथेसिस। हमारा जो न्यूमेरिकल है, अगर उसमें क्रिटिकल वैल्यूज दी हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको न्यूमेरिकल में क्रिटिकल वैल्यूज गिवन है तभी आपको हाइपोथेसिस लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी है। तो क्रिटिकल वैल्यूज का हम कैसे यूज करेंगे ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमें क्रिटिकल वैल्यूज का जो यूज है वो कैसे करना है, यूज ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज इन अ न्यूमेरिकल। ये इसी का सब पार्ट है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया राइटिंग हाइपोथेसिस, जो अभी हम समझेंगे कि कैसे लिखनी है। फिर हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है वो है सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रोसेस यूज करेंगे सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है, तमाम उसके फॉर्मूले होते हैं, जो भी कुछ चीजें होती हैं, पूरा प्रोसेस हम करेंगे और एक वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। एंड ऑब्टेनिंग अ वैल्यू मतलब ऑफ कोर्स आंसर निकालेंगे, कहने का मतलब है। और वो तो करेंगे ही जब ये सब कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट लिखने के चक्कर में थोड़ा गंदा भी हो जाएगा, तो प्लीज डोंट माइंड, आप समझ लीजिएगा, ठीक ठाक आ जाएगा समझ में आपको। एक वैल्यू ऑब्टेन करेंगे जो कि आंसर होगा। मैंने आपको बोला कि टी टेस्ट और एफ टेस्ट में ही हाइपोथेसिस का हमें काम करना पड़ता है, बाकी तो ज्यादातर हमारे कोरिलेशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो जब आप यहाँ पर करते हैं तो अनोवा में या फिर अनोवा में एफ की वैल्यू निकालते हैं, टी टेस्ट में आप टी की वैल्यू निकालते हैं, तो वो जो वैल्यू निकलेगी राइट, उसको आपने ले लिया। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेट ही तो करिए आपने यहां से, विद क्रिटिकल वैल्यू। अब आपके पास क्रिटिकल वैल्यू से रिलेटेड, पहले मैं लिख दूं क्योंकि मैं एक साथ करती हूँ तो मैं कुछ स्पेलिंग भी गलत कर देती हूँ जल्दबाजी में। तो कंपैरिजन करेंगे हमने जो कैलकुलेट वैल्यू करी है और क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल वैल्यू या तो दी ही नहीं होगी, तब तो ये कोई कहानी ही नहीं होगी, या ये हो सकता है कोई एक क्रिटिकल वैल्यू दी हो। अगर एक दी है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर 2 क्रिटिकल वैल्यूज दी हैं तो भी हम अपनी वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब हम क्या समझेंगे, ये तो हमें समझना नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल तो हमने कोई सैंपल में लिया नहीं है, ये तो आप अपने आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में करेंगे। अब मैं आपको पहले स्टेप में बताने जा रही हूँ आप हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे। इस चीज को भी आपको याद रखना है माइंड में थोड़ा सा, कि आपको 2 ही हाइपोथेसिस बनानी होती हैं। मतलब जैसे ट्रू और फॉल्स, कोई चीज या तो होती है या नहीं होती है, उसी तरीके से 2 हाइपोथेसिस बनती हैं। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, दूसरे को कहते हैं ऑल्टरनेटिव। जब हम नल हाइपोथेसिस लिखते हैं तो हम ये लाइन लिखेंगे, हमें यही लाइन लिखनी है, अंडरस्टैंड दिस, कि हमें यही बात लिखनी है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप्स। हम जब टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जब एफ टेस्ट निकालते हैं, अनोवा में एफ की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें ग्रुप्स दिए होते हैं। तो एक्चुअल में आपने नोटिस किया होगा, हम नीचे वैल्यू ले जाके उनका टोटल करते हैं, फिर सम निकालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, मेथड करते हैं। तो इन ऑल हम क्या कर रहे होते हैं, उनके मीन्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो हमने पहले ही हाइपोथेसिस ये मानी, जो कि नल हाइपोथेसिस है, कि जब हमने उनका मीन निकाला ग्रुप्स का तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप। अगर आप मीन नहीं मेंशन करते हैं, आप लिख देते हैं बिटवीन द ग्रुप्स किसी भी वे में,
तो भी वो करेक्ट है, गलत नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो एक थोड़ा सा रफ हो जाएगी लैंग्वेज, बट चलेगा। साथ ही साथ आपको जब डिफरेंस नहीं है तो मतलब उनके मीन बराबर हैं। अब ये बराबर का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, समवेयर क्लोज हैं, तो हमें उस पर जाना नहीं है फिलहाल। हमें अपनी लैंग्वेज में क्या लिखना है, एच नॉट। हमने जो नल हाइपोथेसिस ली है वो एच नॉट हो जाएगी, यानी दोनों ग्रुप के जो मीन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बराबर है। बराबर हम इक्वल का ही यूज करते हैं क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी हाइपोथेसिस भी हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप। अगर आपने ये ध्यान रखा तो आपको अल्टरनेटिव को याद तो करना नहीं है क्योंकि आप इसका ऑपोजिट लिखेंगे। ऑपोजिट लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप अनइक्वल दिखा देंगे, मतलब इतना दूर है एक दूसरे से, इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफर करती हैं। ये हमारा H1 हो जाएगा। ये काम आपको न्यूमेरिकल में सबसे पहले स्टेप में करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस काम को कैलकुलेशन शुरू करने से पहले, टेबल बनाने से पहले, जो भी शुरू करने जा रहे हैं, हाइपोथेसिस राइटिंग में आपको ये काम करना है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हैं। आती हूँ नेक्स्ट लास्ट स्टेप की तरफ। अब हम लास्ट स्टेप क्या था हमारा, लास्ट स्टेप को इधर से देखते हैं। लास्ट स्टेप था हमारा, हम कैलकुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे ये भी आपको नोट करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज दो दी हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी लूंगी, बिना एग्जांपल के बात बनेगी नहीं थोड़ा। जैसे हम मान लीजिए आपने टी को कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने पर आई 14, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब आपको क्रिटिकल वैल्यूज दो दी हुई थी, मान लीजिए क्रिटिकल वैल्यूज एक थी आपको 0.01 पर और एक 0.05 पर। इन पर दो टी की वैल्यूज आपको क्वेश्चन बनाते वक्त दी गई थी। वहां पे लिखा हुआ था क्रिटिकल वैल्यू 2.53 और 1.32। ठीक, मान लेते हैं ये दिया, कुछ दो वैल्यूज आपको 0.01 पर दी गई थी, 0.05 पर दी गई थी। तो जो वैल्यूज हैं ये हैं। अब आपने ये देखा कि आपको कंपेयर करना है। पहले ये देखना है कि जो हमने कैलकुलेशन से वैल्यू निकाली है वो कौन सी क्रिटिकल वैल्यू के नियर है। ये काम बड़ा आसान है, ऐसे ही पता चल जाता है। जैसे 1.32 से ज्यादा नियर है, ये 2.53 से दूर है। आप ये मत सोचिएगा, एक एक्सेप्शनली आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बिल्कुल बराबर हुई तो, ऐसा नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको आप फिक्र मत करिए। आपका जो भी वैल्यू निकल कर आएगी एफ और टी की, वो दो वैल्यूज अगर गिवन है तो उनमें किसी एक से नजदीक होगा। एक बात तो आप समझ गए। मैंने ये भी कहा था इस वीडियो के शुरुआत में कि हो सकता है एक ही क्रिटिकल वैल्यू दी हो, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर एक वैल्यू दी है तो कोई कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन अगर दो क्रिटिकल वैल्यूज दी हुई हैं तो आप ये देखेंगे कि जो आपने कैलकुलेशन करी है वो किससे नियर है, किससे ज्यादा पास है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1.54 1.32 से ज्यादा पास है। पास का मतलब हो गया दोनों का डिफरेंस कम है, दोनों को ज्यादा करीब पास में लाया जा सकता है। 2.53 से थोड़ा दूर है। अब क्या करेंगे, जब हमने डिफरेंस नोट कर लिया क्रिटिकल वैल्यूज का कि किससे नियर है, एक को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट कर लिया ना, राइट। अब हमारा जो कंपैरिजन है वो इसके और इसके बीच में शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम लिखेंगे कि सिंस क्रिटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू, ध्यान से देखिएगा दोनों सी से शुरू होते हैं तो कंफ्यूजन ना हो जाए, मुझे पूरा ही लिख देना चाहिए था। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है, हमारे केस में क्या हो रहा था, वापस आते हैं, एक आंसर ले लेते हैं। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है, 1.5 1.3 से बड़ा है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अब जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है तो कौन सिलेक्ट हुई है, ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हुई है। तो जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मतलब ये तो रिजेक्ट हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप। हम ये लाइन भी लिखेंगे, मैंने छोड़ा हुआ है स्पेस, देयरफॉर null hypothesis is rejected, और we can say that, क्या कहेंगे हम, there is significant difference between the mean of the group। मन तो नहीं कर रहा इतना लंबी लाइन लिखने का, पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। there is significant difference between the mean of the group। समझ गए ना कि ये क्यों करना है हमें, ठीक है। ये चीज हम लिखेंगे कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसके बेसिस पर हम लिख देंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, मान लीजिए हमारा जो नंबर है यहाँ पे, मैं एग्जांपल में क्या लूँ आप समझ ही रहोगे, कुछ और भी 1.7 भी हो सकता था। मान लीजिए ये जो वैल्यू है
वो हमने लिख ली 1.7 में। 1.7 तो थी पहले से, 1.1 लिख लेते हैं, 1.12। तो अब क्या है, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटी हो गई। ठीक, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो देयर बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, वैल्यू भी लिख देंगे आप यहाँ पर, वैल्यूज भी लिखेंगे, जो बड़ी है जो छोटी है दिखाएंगे आप उसको। देयरफॉर दिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ही हो गई है तो मतलब आप यही वाली बात लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप्स। ठीक, तो शुरुआत और एंड क्वेश्चन का हम इस तरीके से करेंगे। इन तीनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, या फिर अपने पास नोट कर लीजिए, अपने हाथ से लिखेंगे ना तो ज्यादा लंबा याद रहती है चीजें। अब और अगर आप स्क्रीनशॉट वाले टाइप के हैं, ऑनलाइन वाले टाइप के हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो ये था एक्सप्लेनेशन इस चीज का कि कैसे हमें क्रिटिकल वैल्यू को यूज करना है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज थे, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एफ और टी में ही ऐसी सिचुएशंस आपके आगे आएंगी। बाकी सारे जितने आपने रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, स्पीयरमैन डेटा जो भी पढ़ा है, मैक्सिमम आपके कोरिलेशन के ही न्यूमेरिकल हैं, तो आपको खास कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो होप ये क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो गई है। अगर और कोई न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है जिसको मुझे आपको थ्योरेटिकल वे में इस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो बना के आप सभी लोगों की इस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछेगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।